वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम की खरीदारी और बारदानी के हुसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस। काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम। गंदम खरीदारी से मुतालिक सहूलतें यकीनी बनाने का हुक्म। किसानों की मेहनत को किसी गफलत की भींट नहीं चढ़ने देंगे। वफाकी हुकूमत 18 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेगी। हुक्काम मौके पर जाकर खरीदारी के अमल की निगरानी करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तुर्की और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल, तिजारत, राब्ते, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म का COP 29 की मेज़बानी की बोली जीतने पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा को मुबारकबाद। सऊदी अरब का आला सतह कारोबारी वफ़द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। माशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा दौरे का अहम एजेंडा। ऑयल रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। निजी शोबे की शराकत से बराह रास्त सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पाक कीचुन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मुलाकात में बाहमी इश्तराकी कार पर भी इत्तफ़ाक़। सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं मरियम नवाज शरीफ। वज़ीरिस्तान का 17 साला नौजवान निज़ामुद्दीन TTP के हत्थे चढ़ गया। दहशतगर्द 17 अगस्त 2023 को पाक फौज पर खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्द हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। बेटे की इस गलती की वजह से आज हमारे ख़ानदान का रोज़गार छिन गया, रिश्ते नाते और ताल्लुक भी टूट गए। खुदकुश बमबार के वालिद और भाइयों के होश डुबा इंकशाफात। मारूफ खिलाड़ियों का सानह 9 मई के हवाले से इज़हार ख्याल। अंधोनाक सानही को 1 साल मुकम्मल होने को है, मगर दिल आज भी दुखी हैं। तोड़ फोड़ में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जो कौमें अपने मोहसिनों की कदर नहीं करती वो तारीख के सफ़हात से मिट जाती हैं। मारूफ खिलाड़ी सन है 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने को है। 9 मई को जो हालात पैदा किए गए, ऐसा काम कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। जो कौमें अपने शहीदों की कदर नहीं करती वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ लोगों का फ़ौज के बारे में मनफी नज़रिया है, वो बहुत गलत और एक तरफा है। कुछ गंदी मछलियाँ हैं जो हमारे पूरे निज़ाम को गंदा कर रही हैं। सियाचिन ऑपरेशन के हीरो मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान और उनकी फैमिली का इज़हार ख्याल। पाकिस्तानी निजात सादिक खान रिकॉर्ड तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब। कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना। अपोजिशन जमात लेबर पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी। लंदन के शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। सादिक खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सादिक खान को लंदन का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। निहत्ते फ़लस्तीनी सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के करीब इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई। 5 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में कहत की सूरत हाल। इमदाद की तरसील पर पाबंदी के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी भूख का शिकार। जंगबंदी के लिए मिस्र में मुज़ाकरात। आर्टिकल 370 की मनसूखी। कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मसालिम। भारतीय जनता पार्टी मकबूजा कश्मीर में इंतखाब शिकस्त से खौफजदा। बीजेपी इत्तेहादी जमातों को सपोर्ट करने पर मजबूर। मकबूजा कश्मीर में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है। भारतीय तज्जियाकार। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई का 30सा यौम शहादत। कश्मीरियों का भारत के गासिबाना कब्जे के खात्मे के लिए जारी जद्दोजहद को हर हाल में पाए तकमील तक पहुँचाने के आज़म का एआदा। उधमपुर जेल जम्मू में दौरान कैद शहीद होने वाले अशरफ सहराई को हुर्रियत रहनुमाओं का शानदार खिराज अक़ीदत। पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की अपील। जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम शहीद सहराई को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में रैली निकाली गई। मणिपुर सानही को 1 साल मुकम्मल। मजलूम आवाम को ताहाल इंसाफ न मिल सका।
मुतासरीन के जख्म आज भी ताज़ा। फसादात में मजमूई तौर पर 225 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, जबकि 50,000 से ज़ायद बेघर हुए। पाकिस्तान में यॉक की कुल आबादी 18,000 तक महदूद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की यॉक फार्मिंग के फ़रोग के लिए इक़दामात। फार्मिंग की बदौलत आला मयार का गोश्त और दूध न सिर्फ मकामी लोगों को मुयस्सर आ सकेगा बल्कि बरामद भी किया जा सकेगा। बन्नू और मुल्हिका वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए पाक फौज की जानिब से एक और तोहफा। जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता फौजी अस्पताल की तौसीह कर दी गई। अस्पताल में फौजी और अवाम दोनों इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। पाक फौज के इस इक़दाम पर इलाका मकीनों का खुशी का इजहार। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा नाइला कयानी का एक और एहसास। दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली। नाइला कयानी ने आज सुबह नेपाल में वाक़ 8,485 मीटर बुलंद चोटी सर करके तारीखी संगमील अबूर किया। नाइला कयानी 8,000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। नाइला कयानी 6 माह के कलील अरसे में 8,000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली, जबकि दुनिया की 10वीं कोहपेमा है। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी का पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मेजबान मलेशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। सुफियान खान की हैट्रिक। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तानी टीम ने 4 गोल किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी और बारदाने के हुसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लेते हुए काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। लाहौर में हंगामी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी से मुतालिक सहूलतें यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि किसानों की मेहनत को किसी भी गफलत की भीड़ नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि काश्तकारों के माशी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत पास्को के जरिए 18 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां साल गंदम की भरपूर फसल हुई है। हुक्काम मौके पर जाकर गंदम की खरीदारी के अमल की निगरानी करें। इजलास में गंदम की खरीदारी के हवाले से पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मजमूई मुल्की पैदावार के मुकाबले में टैक्स की कम शरह पाकिस्तान का बड़ा मसला है। माशी तरक्की के लिए टैक्स नेट में वुसअत और मेरिट को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। लाहौर में FBR के अफसरान के एजाज में तकरीब की मेज़बानी करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। महसूलात का हदफ करप्शन की नजर हो रहा है। वक्त आ गया है कि ईमानदारी और मेहनत को मद्देनजर रखते हुए शफाफियत और मेरिट के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। आइए आज हम इस बात का आज तहिया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। इट नीड्स कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क एंड अनटायरिंग एफर्ट्स, स्वेट, ब्लड एंड हार्ड वर्क, उसके बगैर नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज से सब वाकिफ हैं। कर्जों की दलदल से निकलने के लिए हमें खलूस और मेरिट को मद्देनजर रखकर स्याह और सफेद का फैसला करना होगा। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को सराहा जाएगा। उन्होंने कहा कि 27 अरब की महसूलात की रिकवरी के लिए कानून बन चुका है। रेवेन्यू की जो कलेक्शन है एज अ रेशो टू GDP एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो महसूलात जो ख़जाने में आनी चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। जज़ा और सज़ा का ही वो अमल है जिससे कि कौमें बनती हैं और अजीम कौमें बनती हैं। फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। इंशाअल्लाह हम सब सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स, इदारों के हेड्स, हम सब मिलकर हमने ये फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम सब मिलकर
उसका खोया हुआ मुकाम हम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्सेस से ही मुल्क चलते हैं। FBR में खामियों की निशानदेही कर ली गई है, बेहतरी के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि FBR के मामलात की निगरानी वजीर आजम खुद कर रहे हैं। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टिवाना ने कहा कि FBR मुल्क में ईमानदारी से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सरगर्म है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आला कारकर्दगी दिखाने वाले काबिल और मेहनती अफसरान को अवार्ड दिए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बेंजोल में आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहून बेरामोफ ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया और तिजारत, राबते, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने COP29 की मेज़बानी की बोली जीतने पर आज़रबाईजान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इसहाक डार का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में ताउन के लिए पाकिस्तान की दिलचस्पी का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार से बंजोल में कतर के वज़ीर ममलकत ख़ारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने भी मुलाकात की। फ़िक्र ने कसीर जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस ताउन और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। सरमायाकारी और तजारती रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ और कतर में पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल तरसील पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म से बंजौल शहर की लॉर्ड मेयर रूही मलिक लो ने भी मुलाकात की। मुलाकात में समाजी तरक्की के लिए ख़वातीन और नौजवानों के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने गैम्बिया के दारुल हुकूमत बंजोल में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से मुलाकात की है। मुलाकात में फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाक तुर्की दोस्ती के मजबूत बंधन पर जोर दिया और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और दिफ़ाई शोबों पर खुसूसी तवज्जो के साथ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने का अज़्म का इज़हार किया गया। सऊदी अरब का आला सतह कारोबारी वफ़द आज पाकिस्तान पहुँच रहा है। माशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा इस दौरे का अहम एजेंडा है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि पायदार तरक्की, रोज़गार के मौक़े और आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और फोकल पर्सन पाक सऊदी शराकतदारी मुसद्दिक़ मलिक ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के साथ सरमायाकारी के शोबे में शराकतदारी को बढ़ाने का ख़्वाहां है। उन्होंने कहा कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान के निजी शोबे की कंपनियों के साथ मुख्तलिफ शोबों में बराह रास्त सरमायाकारी पर बातचीत करेंगे। जो नया हमारा फ्रेमवर्क है वो है डस्ट टू डेवलपमेंट। तो कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट से तय कर लेगी। हमारा टारगेट ये है कि हम $5 अरब का टारगेट है हमारा इन्वेस्टमेंट्स का पहले राउंड में, लेकिन वजीर आजम ने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि कम से कम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मिलकर हम $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में करवाएंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत मुल्क में पायदार बुनियादों पर ऐसी इक़्तिसादी तरक्की चाहती है जिसमें पैदावारियत में इजाफा, बरामदात को फ़रोग़, नौजवानों को नौकरियाँ मिले और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हों। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए मुल्क में सियासी तनाव में कमी ज़रूरी है। जो गुफ्तगू जिस रंग होती है इसमें वज़ादारी आनी चाहिए, तो मुआशरे में तो आनी ही चाहिए, मगर सियासत में भी तो आनी चाहिए। ये शहीदों के मुजस्मे उठा उठा के फेंकने से क्या मिलेगा? ये घर जलाने से या टावर्स जलाने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? आप ज़रूर करें एहतजाज, मगर वो एहतजाज करें जिससे मुल्क बर्बाद ना हो। आप ज़रूर करें तनकीद, मगर तनकीद पॉलिसी पे करें। अपने इदारे बर्बाद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में महंगाई की शरह कम होकर 17% पर आ गई है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और शराकतदारी में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के हालिया दौरों से दो तरफ़ा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। गुज़िश्ता एक माह के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला तरीन सतह पर रिकॉर्ड वफूद का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के 2 तारीखी दौरों और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातों के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और मुआशी शराकतदारी के अंदर एक नया आगाज हुआ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मक्का मुकरमा में होने वाली बातचीत का महवर दोनों ममालिक के माबैन बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के रास्ते तलाश करना था। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया और
دونوں ممالک کے درمیان کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے بامی عزم کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں $5 بلین مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے فیز کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اپنے عزم کا احاطہ کیا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقی و خوشحالی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم سے سعودی وزراء نے بھی ملاقاتوں کے دوران وزیر اعظم کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دیتے ہوئے زراعت، معدنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے ساتھ اشتراک کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان ہماری ترجیح ہے اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں مکمل تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے میں دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کی تکنیکی ٹیمیں اپنا کام مکمل کر لیں گی اور بہت سے باہمی فائدہ مند منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے کامیاب دورے کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے سعودی وزراء پر مشتمل وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان کے دوران پاکستان سعودیہ تعلقات کی مضبوطی، تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے سعودی عزم کا احاطہ کیا اور دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں سعودی عرب کے کاروباری وفد کی اسلام آباد آمد اور متوقع شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی قیادت نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش کی ہے جو کہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی وفد کی بہترین مہمان نوازی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ہوں گی۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ عوام کو آسانی اور سہولت فراہم کرنے کے لیے لاہور اور کراچی دونوں شہروں میں کم از کم ایک پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ سوشل میڈیا ایکس پر انہوں نے کہا کہ اس سے شہریوں کے لیے کسی بھی وقت پاسپورٹ آفس کی سہولت تک رسائی آسان اور ممکن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جمہوریہ کوریا کے سفیر پاک کی جون نے لاہور میں ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی اشتراک کے کار پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ صنعتی ترقی کے لیے کوریا کی ٹیکنالوجی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کوریا کے اشتراک کے کار کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں زراعت اور مائننگ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ جدید زراعت میں پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے کوریا سے تعاون کے فروغ کی ضرورت ہے۔ کورین سفیر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ خودکش بمبار نظام الدین کے والد اور بھائیوں کے ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ وزیرستان کا 17 سالہ نوجوان نظام الدین ٹی ٹی پی خارج کے ہتھے چڑھ گیا تھا جس کو 17 اگست 2023 کو پاک فوج پر خودکش حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ شناخت کے بعد اس کے والد اور بھائیوں کو بیرون ملک سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ دہشت گرد نظام الدین کے والد اور بھائیوں کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ خاندان اس وقت انتہائی کرب میں مبتلا ہے۔ من خپل قدم خان دی، پلور نوم مټینه خان دی، میرا مشر ډوګه مچه مداخل کوم سره تعلق لرو لکه کوم سره چې کوم واقعیا راغلو دا مې وخت الله بچای دی، دا مې رشید الله دی، بل درم بچای و نظام الدین لکه هغه په خوچکر د مکای وکړله زه بغار و لکه وزیری مې کوله چې راغلو خبر شولو چې نظام الدین هغه سره طلبونه سره دهشتګر سره لکه دغه دهشتګر چې کوم دی دغه د میش د وړیکې نسل غون تبه کوي لکه غوښه مو بچای خو نه لکه میش کیند وزیرستان خلق چې دی لکه دا بچی غون تبه کړی دي لکه ول افغانستان ته وړای د ځګي کول څه غلط تربیت ورکو غلط مکمل ته وشي پنه بس دا علم ورکو چې ته پاکستان په سره خوچکش وکړه شهیدې او شول دا خبره وته وکړو لکه تربیت ډیر غلط ورکوي افغانستان ته تل ودانه چې بیا وروای لکه میش کوړه ورستو مينو ولم بن کړی و بیا لکه دغه ټي ټي پی غاړه دمکای ورکولې چې تا بایو مړ کوه مردم نه کوو دم نه کوه دا لکه بیا ورغای یا چې ورغای چې بعد نہیں صحیح شولی چې خود رشتہ مقابل نمکا پہ کہی نو افغانستان گیا ادھر کیمپ میں پھر ادھر طالبان تھا ٹی ٹی پی طالبان ادھر نظام الدین کا پیسہ کا لالچ دیا عورت کا لالچ دیا نشے کا ٹیکے لگاتے پھر نظام الدین واپس پاکستان میں آیا
फिर खुदकश हमला किया पाकिस्तान पाक आर्मी के साथ. इजाद खूब लीट शबके زخو پکې به عزت شول امو چې سره تاون نقصان ورشه خو سی والا ته پته دو چې مو سره نقصان ورشه ځکه چې درې کسون سره غاښولي نقصان ورشه د پیسې او نه خمیز قبیله ونه سره به عزت شول خپل بچی ته داس تعلیم ورکوي چې دای خپل ورته تعلیم ورکوي چې ډاکټر شي غشي خپل بچی تعلیم نه پکو امو امیش بچی وړه بچو دای ډزوي او حکومت او پاک پوستا یو مونږ په خاندان چې ډېر بد اورز به لکه مخ خپل ما مې ژوندۍ ده مور مې ژوندۍ ده لکه مر مې ډېر په ژړل لکه ورنه مړه شوي دي سکا ورنه نږدې پاندې نه دي ژړلي مور نظام الدین بچین د وجه ځکه چې دا یو ټوټه شي یو زره زره شو بیا لکه مو مې چې د امیش پاکستاني فوجیون چې دي دا خو کومو بچیون دي مو به ودا داس ولغه د نظام الدین مېرو چې زه په خپل بچی درنه نه خپه لکه څنګه چې زه په خپل پاک فوج خپایا. 9 मई के अंधोनाक सानहे को 1 साल मुकम्मल होने को है मगर दिल आज भी दुखी हैं. सानहे 9 मई पर जहां पूरी कौम गमज़दा है वहीं मारूफ खिलाड़ियों ने भी अपने जज्बात का इजहार किया. उनका कहना था कि गुज़श्ता साल 9 मई को जिस तरह शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है. इन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से इस मुल्क में अमन व अमान कायम है. गुज़िश्ता साल 9 मई को जिस तरह से शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इसमें मुलव्विस अनासिर के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है. शोहदा ने अपनी जानें सरज़मीन पाकिस्तान के दिफा में कुर्बान की हैं जो हम पर शोहदा का एहसान है और जो कौमें अपने मोहसिनों की कदर नहीं करती हैं वो तारीख़ के सफ़ात से मिट जाती हैं. शोहदा के बच्चे हमारे लिए यतीम हुए. हमारा फ़र्ज़ है कि हम शोहदा की कुर्बानियों को याद रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद. शोहदा पाकिस्तान की तकरीम हम सब पर लाजिम है. पाक फौज हमेशा से पाकिस्तान की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह रही है और पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात को निपटने के लिए पाक फौज हमेशा तैयार रहती है. इन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से इस मुल्क में अमन अमान कायम है. इन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क में अमन अमान कायम है और अपने शोहदा की तरतीब पर कोई आंच नहीं आने देंगे. पाक आर्मी जिंदाबाद. सानहे 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर चमक ऑपरेशन सियाचिन के हीरो मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान और उनकी फैमिली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि जो कौमें अपने शहीदों की कदर नहीं करती वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता. उन्होंने कहा कि लोगों का फौज के बारे में जो मनफी नज़रिया है वो गलत और एकतरफा है. मैं ये समझता हूँ कि 9 मई में जो वाक़यात और जिस तरह की सूरत हाल हुई है इसमें कोई पाकिस्तानी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता. शहीद के बारे में कुरान में आया है कि ये कभी वो मरता नहीं है, ये दुआम पकड़ता है, वो हमारे दरमियान जिंदा रहता है, उसको हम रिज़्क़ भी देते हैं. हमारे लोग जो हैं इस वतन की नामूस पे जो कुर्बान होते हैं वो बहुत अजीम लोग हैं और उनके ख़ानदान जो है वो उससे अजीम है. उन माओं को देखें जिनकी गोद महरूम हो रही है, उन बच्चों को देखें जिनके सर से शफ़क़त के हाथ उठ रहे हैं, उन बहनों को बच्चियों को देखें जिनके सुहाग उजड़ रहे हैं. हमारी फ़ौज दुनिया की वाहिद फ़ौज है जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बेटे निसार कर रही है. आज़ादियाँ कुर्बानी मांगती है और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं ये बड़ी ज़बरदस्त रिकगनाइज हुई हैं. अब शेर खान को आप देखें, ये वो आदमी था कि जब इसकी डेड बॉडी वहाँ से लाई गई थी इसकी जेब में दुश्मन का कमांडर ने इसकी साइटेशन लिख के भेजी थी. हम जब अपने हीरोज़ की कदर करना ना जानेंगे तो वो मुल्क दुआम नहीं पकड़ सकता. अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपनी आज़ादी की कदर करें. जो लोग आज़ादी की कदर नहीं करते आज गज़ा में और कश्मीर में और बाकी इलाकों में देखिए उनके साथ क्या हो रहा है. हमारे जो भी लोग हैं पाकिस्तानी वो सिर्फ एक साइड फ़ौज का सोचते हैं. वो एक सोच रखते हैं कि बस फ़ौज बुरी है और फ़ौज बदनाम है. लेकिन ये कि हम जो कुर्बानियाँ देते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट जब जाता है और वो जो शहीद होके आता है और झंडे में लिपटी हुई उसकी बॉडी जब आती है और उनके माँ बाप वो भी सिविलियन होते हैं, लेकिन ये लोग वो नहीं देखते. मैं ये कहती हूँ कि मतलब फ़ौज जो कुर्बानियाँ दे रही है, हम लोग जो आराम से सो रहे हैं तो वो इसी की बदौलत है कि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं. क्या आप उन यतीम बच्चों को उनके वालिद की कमियाँ पूरी कर सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं सोचते? हमारी सोच हमें बदलने की ज़रूरत है. हमारी फ़ौज जो है हम सपोर्ट देते हैं तो आगे वो लड़ती है. मतलब जब एक बच्चे को पता चलेगा या एक जो बॉर्डर पे बंदा है जो मरने के लिए तैयार है, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है,
तो वो क्यों कुर्बानी देगा? तो उसको पता है कि मेरा एंड ये होगा। और कुछ गंदी मछलियों की वजह से जो है ना, वो हमारे तालाब को गंदी कर रहे हैं, पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। आप 1965 की अगर जंग को ही ले, हम वो जज्बा क्यों नहीं ला सकते कि जिनके घर में अचार था उन्होंने अचार प्रोवाइड किया, जिन लोगों के घर में खाना था उन्होंने पका हुआ चूल्हों का खाना फौजी, आज भी वही फौज है और वही जज्बा है। लेकिन सिर्फ हमें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है और हम सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे और बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो हमें तकसीम नहीं कर सकती। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है और हम ये सोच को बदलेंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी सादिक खान ने रिकॉर्ड तीसरी मरतबा लंदन के मेयर के इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान लंदन के तमाम 14 हल्कों में सादिक खान को कामयाबी मिले, जिनमें टोरी के 2 हल्के भी शामिल हैं। 53 साल लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान ने 43% वोट हासिल किए। उनके मुखालिफ सोसान हॉल के 33% वोट मिले। सादिक खान ने 10,88,225 वोट हासिल किए और उनके मद्दे मुकाबिल ने 8,11,518 वोट लिए। सादिक खान इससे कब 2021 और 2016 में लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सादिक खान ने कहा कि दोबारा मुंतखब होने पर वोटर्स के शुक्रगुजार हैं। हमने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए भरपूर काम किया और मुस्तकबिल में भी लंदन के शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बल्दियाती इंतखाबात में अब तक अपोजिशन जमात लेबर पार्टी 1140, लिबरल डेमोक्रेटिक 521 और हुक्मरान जमात कंजरवेटिव 513 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि 228 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ग्रीन पार्टी को 181 और आरए को 48 नशस्तें मिली हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी निजात सादिक खान को तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि एक मेहनती बरतानवी पाकिस्तानी के काबिल फ़ख्र फर्जंद ने अपने वालिदैन का ही नहीं हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखब होना यकीनन काबिलियत और अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म ने मुस्तक़बिल में सादिक खान की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नाज़रीन, अब बात करें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की, तो गज़ा पर इसराइल के मज़ालिम रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सेहूनी फ़ौजियों ने निहत्ते फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। आए रोज़ जुल्म सितम में इजाफा हो रहा है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के बाद रफ़ा पर मुसलसल बमबारी की है। इसराइल ने रात भर गज़ा शहर और दीगर इलाकों पर शदीद बमबारी की है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद और 41 ज़ख्मी हो गए। काबिज़ फ़ौज की नस्ल कुशी की कार्रवाइयों में अब तक 34,654 फ़लस्तीनी शहीद और 77,908 ज़ख्मी हुए। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के करीब इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के कस्बे में एक मकान पर हमला करके 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सफ़ा के एहलकारों ने हमले के दौरान मकान को भी नुकसान पहुंचाया। मकामी लोगों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए इसराइली फ़ौज बख्तरबंद गाड़ियों पर इलाके में गश्त कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के आलमी प्रोग्राम ने कहा है कि शमाली गज़ा को शदीद कहर का सामना है। इसराइल की जानिब से गज़ा में इंसानी इमदाद की तरसील पर पाबंदी के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी भूख का शिकार हैं। गज़ा में जंगबंदी के लिए मिस्र में मुज़ाकरात जारी हैं। फ़रीक़ैन जंगबंदी के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तबादला ख़याल कर रहे हैं। इसराइल ने कहा कि अगर मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ न हो सका तो रफ़ा पर ज़मीनी हमला कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने फ़रीक़ैन से जंगबंदी मुआहदे पर पहुँचने का मुतालबा किया है। और अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तलबा फ़लस्तीन के परचम उठाए इसराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तमाम तर रुकावटों और पुलिस के सख्त मुदाफ़रत के बावजूद अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरे जारी हैं। फ़लस्तीन के हिमायत में मुज़ाहरों के दौरान हिरासत में लिए जाने के रद्द-ए-अमल के तौर पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 16 अप्रैल को शुरू होने वाला तलबा का एहतजाज मुल्क भर की दीगर यूनिवर्सिटियों तक फैल गया। पुलिस ने मुज़ाहरों को रोकने के लिए अब तक 2000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले तलबा ने मुतालबा किया कि इसराइल के साथ हर किस्म के तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कैंपस में भी तलबा ने इसराइल की तरफ से गज़ा में शहरियों के कत्ल-ए-आम और खुराक की बंदिश के रद्द-ए-अमल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एवरग्रीन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से अपने मुतालबात मंजूर करा लिए। बरतानिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के तलबा ने भी फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले मुज़ाहरों में शिरकत की। उन्होंने मरकज़ी कैंपस में गज़ा के हक़ में ख़ैमे लगाए मुतालबा किया कि इसराइल को माली मदद फराहम करने वाली कंपनियों और बैंक्स के साथ ताउन ख़त्म किया जाए। गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी तलबा सरापा एहतजाज हैं। इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालबात को मुमकिन हद तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मैक्सिको की नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के तलबा ने भी गज़ा के साथ यकजहती कैंप कायम किया और हुकूमत से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया।
آسٹریلیا کے سڈنی یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ نے بھی غزہ میں خون ریزی بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن و امان کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے۔ فرانس کے مختلف جامعات کے طلبہ پیرس میں جمع ہوئے، انہوں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ طلبہ نے موقف اختیار کیا کہ اسرائیل فوجی غزہ میں درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عالمی برادری کو معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حالات فوری جنگ بندی کے متقاضی ہیں۔ کیوبا میں بھی ہزاروں طلبہ نے دارالحکومت ہوانہ میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، منی پور سانحے کو 1 سال گزر چکا ہے، مگر منی پور کے مظلوم عوام کے زخم تاحال تازہ ہیں۔ منی پور میں نفرت کی آگ مسلسل بھڑک رہی ہے اور مظلوم عوام کو انصاف نہیں مل سکا۔ ریاست میں پرتشدد فسادات کا آغاز گزشتہ سال مئی میں ہوا تھا، جب ہندو کوکی قبائل نے مسیحی میتی قبائل کی طرف سے سرکاری قبائل کا درجہ دینے کے مطالبات کے خلاف احتجاج شروع کیا تھا۔ ان فسادات میں بھارتی فورسز نے کوکی موبائل کا ساتھ دیا۔ منی پور میں مسیحی برادری کے خلاف پرتشدد واقعات میں 225 افراد ہلاک اور 50,000 سے زائد بے گھر ہو گئے ہیں۔ فسادات کے بعد بے گھر ہونے والے افراد اپنے گھروں کو واپس جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مودی حکومت نے فورسز کو احتجاج کرنے والے شہریوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے رکھا ہے۔ کوکی برادری کے خلاف پولیس نے ٹارگیٹڈ حملے بھی کیے ہیں۔ منی پور میں فسادات کے دوران حکومتی سرپرستی میں سینکڑوں گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا ہے اور کئی روز تک منی پور اور گردنواہ میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔ حال ہی میں منی پور میں لوک سبھا کی 2 سیٹوں پر الیکشن بھی ہوا۔ پولنگ والے دن پرتشدد واقعات کی وجہ سے ایک حلقے میں 2 مراحل میں ووٹ ڈالے گئے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران منی پور کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لوگوں کو اب بھی گولیوں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ منی پور میں کچرے و غارت کا بازار گرم کرنے والی مودی حکومت کس منہ سے ان سے ووٹ مانگ رہی ہے۔ اور ادھر بی جے پی مقبوضہ کشمیر میں انتخابی شکست سے خوفزدہ ہے۔ برسوں سے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر ڈھائے جانے والے ظلم و بربریت کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بھارت کی ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی خطے میں خصوصاً کشمیر پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سیاست میں بی جے پی کبھی قابل ذکر جماعت نہیں رہی، خصوصاً جب تب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بی جے پی کے جھوٹے موقف کی وجہ سے وادی کشمیر میں بی جے پی کی حمایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ آرٹیکل 370 کے منسوخی کے بعد مودی سرکار کا مکروہ چہرہ ساری دنیا پر عیاں ہو چکا ہے۔ بھارتی تجزیہ کار رویش کمار کے مطابق جو بی جے پی آرٹیکل 370 کو منسوخی کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر چکی ہے، وہ کشمیر میں الیکشن پر منہ چھپائے بیٹھی ہے۔ 2019 میں بی جے پی جھوٹ کا سہارا لے کر انتخابات جیتی تھی اور آج بھی یہی کر رہی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ بی جے پی بارامولہ، سری نگر اور اننت ناگ راجوری میں اپنی اتحادی جماعت پیپلز کانفرنس اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بی جے پی نے کشمیر میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا کیونکہ مودی سرکار کشمیر سے بھاگ رہی ہے۔ جو جماعتیں بی جے پی کے ساتھ اتحادی ہیں وہ بی جے پی کو عوامی طور پر قبول کرنے پر تیار نہیں۔ نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان تنویر صادق نے بھارتی جریدے کو بتایا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کے پچھلے 6 سالوں میں لوگ شدید غم و غصے کا شکار ہیں، جبکہ پی ڈی پی کے صدر محبوبہ مفتی نے بھی بی جے پی پر کڑی تنقید کی ہے۔ بی جے پی نے جموں کشمیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بے اختیار کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی جے پی کے کشمیر میں کوئی امیدوار نہ کھڑا کرنے پر بی جے پی کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کا 3واں یوم شہادت آج اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جاری جدوجہد کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ محمد اشرف صحرائی کو ان کے لگتے جگر جنید صحرائی کی شہادت کے بعد گرفتار کر کے ادھمپور جیل میں مقید کر کے انہیں صحت سمیت تمام بنیادی سہولیات سے محروم کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ 5 مئی 2021 میں جیل کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ ان کے میت راتوں رات ان کے آبائی علاقے لولاب پہنچائی گئی اور صرف خاندان کے 20 افراد کو ان کے نماز جنازہ میں شامل ہونے دیا گیا۔ ظلم و جبر کی حد تو یہ ہے کہ ان کی شہادت کے چند دن بعد ہی ان کے 2 بیٹوں مجاہد اشرف صحرائی اور راشد اشرف صحرائی کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور وہ آج بھی بھارتی عقوبت خانے میں مقید ہیں۔ محمد اشرف صحرائی کو ان کے 30 یوم شہادت پر بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے، جبکہ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر کئی علاقوں میں پوسٹرز بھی چسپاں کیے جا چکے ہیں، جن میں تحریک آزادی کشمیر کے تمام شہداء کے اہل خانہ سے یکجہتی کے لیے پورے مقبوضہ کشمیر اور دیگر علاقوں میں مکمل ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام شہید محمد اشرف صحرائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مظفر آباد میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ شہید رہنما نے پوری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اپنے بیٹے جنید صحرائی کو کشمیر کی آزادی کے لیے قربان کیا۔ مقررین نے کہا کہ ان کی لازوال جدوجہد اور شہادت کشمیری عوام کا
पेश कीमत असासा है। कश्मीरी अवाम शहीद अशरफ सहराई और दीगर शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करते हैं और इनके मिशन को जारी और सारी रखने का अज़्म करते हैं। रैली के शुरका ने बुरहान वानी शहीद चौक से शाह सुल्तान पुल तक मार्च किया। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल ने जहां दीगर इक़दाम उठाए हैं, वहां इसने यॉक फार्मिंग पर भी तवज्जो मरकूज कर रखी है। यॉक गाय की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मवेशियों में शामिल है जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में पाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, नेपाल, सुखम, ताजिकिस्तान और मंगोलिया शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में यॉक की कुल आबादी 18,000 है, जिसकी नस्ल की हिफाजत और अफजाइश में बेहतरी के जरिए न सिर्फ खुद किफ़ालत हासिल की जा सकती है बल्कि बरामदी सलाहियत भी बढ़ाई जा सकती है। सख्त माहौल में रहने के बायस यॉक का गोश्त, दूध और इससे हासिल होने वाले दीगर अज्जा ग़िज़ाइयत और सेहत से भरपूर होते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी इंतहाई कम होती है। यॉक फार्मिंग की बदौलत आला मयार का गोश्त, दूध और दीगर अज्जा न सिर्फ मकामी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे बल्कि बरामदात में इजाफे के जरिए पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर बनाएंगे। बन्नू और मुल्हिका वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए पाक फौज की जानिब से जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता फौजी हस्पताल की तौसीह कर दी गई है। CMH बन्नू में फौजी और सिविलियन दोनों इलाज की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। CMH बन्नू 200 बेड्स पर मुश्तमिल है, जबकि तौसीह के बाद अस्पताल में जदीद ITC बना दी गई है जो कि कार्डियक मॉनिटरिंग, वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन सेंटर समेत 7 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स और ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सहूलियात पर मुश्तमिल है। बन्नू और वज़ीरिस्तान से मुल्हिका इलाकों लोगों को अब इलाज के लिए पेशावर नहीं जाना पड़ेगा, जबकि पाक फौज के डॉक्टर्स 24 घंटे मरीजों के निगहदाश्त पर मामूर होंगे। पाक फौज के इस कदम पर इलाका मकीनों ने बेहद खुशी का इजहार किया है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान को किसी तौर कम नहीं समझना चाहिए, इसका मुस्तकबिल रोशन है, हम खित्ते का अगला टेक हब बनने जा रहे हैं। मसूद खान ने अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात, बैंकर्स और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करना चाहिए। गुज़िश्ता चंद बरस में हमारी टेक इंडस्ट्री में तेज़ी से तरक्की हुई है। मसूद खान ने कहा कि मईशत को डिजिटाइज़ किया जा रहा है और कारोबार के लिए सहूलियात और साजगार माहौल की फराहमी के लिए इस्लाहात का जामे सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर पाकिस्तानी मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। बिजनेस कम्युनिटी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ कारोबारी और शोबों में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और मज़ीद ताउन और शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने में मदद कर सकते हैं। हमारा मकसद बेसिकली यही है कि पाकिस्तानी जो ट्रेडिशन है, पाकिस्तानी आर्ट्स है, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट है, उसको प्रमोट करें और पाकिस्तान में रहने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी इनकम का एक बंदोबस्त करें। काफ़ी सारे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनमें हैंडवर्क भी हैं, कपड़े के जेंट्स के भी हैं, हैंडवर्क हुआ हुआ है इस पे, प्योर पे भी हैं, शामोज पे भी हैं, सिल्क पे भी हैं। हमने अपने स्टॉल में पाकिस्तानी मसनूआत जैसे मसाले थे और इसके अलावा चावल है हमने दिए और इंग्लिश बिस्किट है और इसका हमने डिस्प्ले किया और इसमें लोगों ने अपनी काफ़ी पसंदीदा का इज़हार किया। I am showcasing a brand called Arhal. It is a women empowerment jewelry line and we work closely with local miners and women from rural area who make handmade jewelry. गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी कहते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात देरपा और मिसाली हैं। दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के दोस्ती में वक्त गुजारने के साथ साथ मजबूती आ रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर डॉक्टर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अल-ज़ावी के एजाज़ में गवर्नर हाउस में दिए गए इस्तक़बाली के मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हर मुश्किल वक्त पर पाकिस्तान मुआवनत की है। दोनों बरादर मुल्कों के अवाम एक दूसरे से मजहब, सकाफत और इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हुए हैं। कि रेड लाइन BRT जो कि नहायत एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट पे ये बस चलेगी। ये पाकिस्तान की पहली बस सर्विस होगी जो बायोगैस प्लांट पे चलेगी। तो ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2020 में इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, फिर इनके इशूज़ थे और इन्होंने काम शुरू किया 2022 में। और फिर जब काम स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा इशू था वो था जो हाइपर इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में आई और उस वजह से फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज़ थे कि जी सीमेंट सरिया जितने भी बिल्डिंग मटेरियल महंगे हो गए। तो फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसको जो फंड्स हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है जिसको सिंध गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर वो पैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक को वापस भी करने हैं। तो फिर जब अनफॉर्चुनेटली आगे केयर टेकर गवर्नमेंट ने
बिल्कुल आंखें बंद हो गई, एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को तकलीफ हो रही है। इनके जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी और एक्निक के साथ भी, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। बट जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वापस आई तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हर सूरत में पहले देखें कि पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसको हम दूर करें। इसीलिए हमने फिर इनसे बात की, कॉन्ट्रैक्टर से कंसल्टेंट इनसे बात की। हमने कहा जी जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको हम देखते रहेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। गवर्नमेंट डेफिनेटली गवर्नमेंट आधे में काम छोड़ के नहीं जाएगी, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करेगी, बट हर सूरत में आप काम शुरू करें ताकि काम शुरू हो तो लोगों को ये तकलीफ ख़त्म हो। और आज ये नहीं कि आज से काम शुरू हुआ है, ये 4-5 दिन पहले 5-6 दिन पहले से हमने काम शुरू करवा दिया था इनको। जो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपनी रिट को कायम करे। ये नहीं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी, या उनके वाकई जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सारे गलत उनकी चीज़ होती हैं, जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी पहले पैसे मतलब नहीं मिलेंगे, काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये हमने नहीं करने दिया। हम वी आर द गवर्नमेंट, हमारा काम है आपने काम शुरू करना है, हर सूरत में काम शुरू करना है। और वो काम हमने आज 5वां-6वां दिन है, काम शुरू हो गया है। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं, ये जिना एवेन्यू के बाद आप देख रहे हैं अंडरपास भी है, यहाँ पे काम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर, ताकि ये आपके पूरे जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे से जो आपकी ट्रैफिक आती है M9 से, वो यहीं से कराची में उसको एंट्री मिलती है। तो ये सारा एरिया जो है 3 माह के अंदर बिल्कुल तैयार कर दिया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक की कंडीशन ख़त्म हो और इसको हम शुरुआत कर सकें। इसी तरीके से इसके एक 2 पोर्शन है, एक लॉट अभी मैं लॉट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ की भी ब्रीफिंग लूँगा, वहाँ पे भी काम हमने शुरू करवाया है। तो हमारा जिस तरह हमने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कि इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस सूबे की बड़ी ज़रूरत है, उसको बातों की हद तक नहीं, अमली तौर पर उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपने पैरों पे खड़ा करें। और वो इंग्लिश में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको एक्शन से नज़र आएगा, अमल से नज़र आएगा कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट संजीदगी के साथ इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है। रेड लाइन BRT जिस तरह मैं कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। असल में बसों की उसमें कॉस्ट कम होती है, असल कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इसके लिए सेपरेट लेन्स बनती हैं, सेपरेट इनके लिए जो है वो ट्रैक्स बनते हैं और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो डिले हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा एक और इशू था वो था जो इनको यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना है। अब यूटिलिटीज़ कुछ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हैं। फेडरल जैसे सुई गैस है, PTC है, फिर इलेक्ट्रिक है, फिर जो है यहाँ पे लोकल वाटर बोर्ड हैं, बाकी इदारे हैं। तो जितने भी 10-12 फिर ऑप्टिकल फाइबर्स वाले जो है उनके इशूज़ थे, तो ये सारी यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अरबों रुपए खर्च किए हैं, भरे हैं उन यूटिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे उन्होंने जाकर किसी ने पोल भी शिफ्ट करना है, बाकी चीज़ें भी शिफ्ट करनी, तो हमने वो सारी चीज़ें पैसे उसको भरे गवर्नमेंट ने। तो कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट काम कर रही है और करने की नीयत से बैठी हुई है। डिले हुई है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इस रूट पे हैं। मुझे दुख है, अफसोस भी है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, जो लोग हैं वहाँ पे आने जाने वाले जो यूज़ करते हैं रोड, उनको तकलीफ है। उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, दिल की गहराइयों से माजरत करते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत की वजह से एक दिन भी हम लेट होने नहीं देंगे, कि हुकूमत की कोई नाअहली हो, सुस्ती हो, कोताही हो, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले एक दिन भी नहीं होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि BRT बायोगैस प्लांट पर चलने वाली पहली बस होगी। और रुकन कौमी असम्बली शाजिया अतामरी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, जो वादे अवाम से करते हैं उसे तकमील तक पहुँचाते हैं। नेशनल प्रेस क्लब सांगड़ में मीडिया से बातचीत करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि सहाफ़ियों ने जमहूरियत और सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ दी हैं।
पाकिस्तान टेलीविजन के वफ़द ने कराची में बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दी और उनकी बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद और अलग मुल्क के क़याम के लिए तारीख़ी जद्दोजहद को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वफ़द ने बाबाए कौम की रूह के सालो सवाब के लिए दुआ और फातह की। बाद में वफ़द ने मज़ार के अहाते में कायम म्यूज़ियम का दौरा भी किया। म्यूज़ियम में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ाती इस्तेमाल की अशिया रखी गई हैं, जिनमें फ़र्नीचर, कपड़े, कारें और दीगर अशिया शामिल हैं। वफ़द में डायरेक्टर न्यूज़ आरिफ महमूद, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल फरहत अब्बास जंजुआ, डायरेक्टर प्रोग्राम्स करंट अफेयर जनरल मैनेजर PTV कराची और दीगर अफसरान शामिल थे। और अहले लाहौर के लिए अच्छी खबर, शहर में रहते हुए देही माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हों। लाहौर में अपनी नौइयत का मुनफरिद ऑर्गेनिक विलेज कायम कर दिया गया है, जहाँ शहरियों के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद है। तफसील बता रहे हैं आसिम नसीब भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर की शहरी जिंदगी की अफरा तफरी, शोर शराबे और आलूदगी से दूर शहर के ऐन वस्त DHA में अब आपको मिलने जा रहा है बिल्कुल गाँव जैसा देसी और पुरसुकून माहौल, जहाँ मिलती है खाने पीने की हर चीज़ खालिस और ऑर्गेनिक। तो आइए आपको भी लाहौर ऑर्गेनिक विलेज की सैर करवाते हैं, आइए मेरे साथ। लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में दाखिल होते ही लकड़ी का पुल पार करें तो सामने आपको दही तर्ज के खूबसूरत नक्शो निगार के हामिल कच्चे मकान और उनसे मुत्तसिल डेरों पर पड़ी चारपाइयों पर खूबसूरत रंगों के बिस्तर सुकून देते नजर आएंगे। हुक्का कल्चर भूल जाने वाले अफराद की यादों को ताज़ा करने का सामान भी यहाँ मौजूद है। 30 एकड़ पर मुहित इस ऑर्गेनिक गाँव में फसलों की सैर के दौरान अगर आपको प्यास लग जाए तो ताज़ा गन्ना तोड़कर इसकी रो निकालें और अपनी प्यास बुझाएं। लाहौर ऑर्गेनिक विलेज का आइडिया यही था कि हम बैक टू नेचर अपनी आज की यूथ को जो है वो लेके जाएं, उन्हें दिखाएं कि किस तरह गांव में हमारा कल्चर होता था जो आज नापेद होता जा रहा है। उसी के लिए हमने यहाँ पे सारी की सारी जो गांव की चीज़ें हैं वो हम उनको उठा के यहाँ लाहौर में ले आए हैं। हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब का एक बहुत रिच कल्चर मौजूद है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। हम एक तो अपने कल्चर को ज़िंदा रखें और दूसरा लोगों को साथ साथ तफरी भी मुहैया करें। गाँव की खुली फिजा में सैर के बाद जब भूख का एहसास हो तो चलें इसके देसी किचन में, जहां आपको खेतों से तोड़कर फ्रेश सब्जियां, देसी मुर्गा, बकरा या जो कुछ भी आप चाहें हर किस्म का खाना देसी घी में बनाकर दिया जाएगा। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी कुएं का और लस्सी समेत दीगर देसी मशरूब। लोगों का बड़ा अच्छा ट्रेंड है, वीकेंड पे जो 2-3 दिन होते हैं उसमें तो ओवरक्राउड हो जाता है, तो बहुत रिस्पांस है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है, बहुत लोग आ रहे हैं। और ये अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा और होना चाहिए अपने मतलब कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी और नेक्स्ट जो जनरेशन है उनको दिखाने के लिए भी कि ये पंजाबी कल्चर है। शहरियों के लिए इस ऑर्गेनिक विलेज की एंट्री बिल्कुल फ्री है और खाने पीने की देसी गजाएं वो भी मार्केट रेट से कम कीमत पर। ऑर्गेनिक विलेज में एक बड़ी नर्सरी भी है जहां दुनिया भर के पौधे मौजूद हैं। ऑर्गेनिक विलेज की जामे मस्जिद भी गाँव की तर्ज तामीर पर बड़ी खूबसूरती से बनाई गई है। लाहौरियों को अपनी देसी सकाफत देखने और ऑर्गेनिक खानों से लुत्फअंदोज होने के लिए अब शहर से 40-50 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं। लाहौर ऑर्गेनिक विलेज जाकर कुदरती माहौल से लुत्फअंदोज हों। आसिम नजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ट्रांस फैटी एसिड्स के इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान में सनती तौर पर तैयार करदा ट्रांस फैटी एसिड से दिल और दीगर मुतदी अमराज में इजाफा हो रहा है। तफसील इस रिपोर्ट में। ट्रांस फैटी एसिड्स आमतौर पर बनास्पति घी, खाने पकाने के तेल, बेकरी की अशिया, प्रोसेस्ड खानों, चॉकलेट, आइसक्रीम और बिस्किट वगैरह में पाए जाते हैं और यही पाकिस्तान में सेहत के बढ़ते हुए बहरान की एक अहम वजह है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दिल और दीगर गैर मुतादी अमराज का ट्रांस फैट से बराह रास्त ताल्लुक है। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान इन मुल्कों में सरे फहरिस्त है जहां सनती तौर पर तैयार करदा ट्रांस फैट की वजह से अमवात की शरह सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स समेत ट्रांसफार्म पाकिस्तान इत्तेहाद में शरीक तमाम इदारों ने ट्रांस फैटी एसिड्स के इंसानी सेहत पर मनफी असरात को उजागर करते हुए उनकी रोकथाम पर जोर दिया है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और जितनी भी डाइट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स का रीजन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसीज TFA के ऊपर बना के पाकिस्तानी सिर्फ पब्लिक हेल्थ के लिए
بہت بڑا ایک اقدام کرے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں آج بھی ہمارے کھانوں میں ٹرانس فیٹس وافر مقدار میں موجود ہیں۔ PSQCA اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان بھر میں تمام کھانوں میں ٹرانس فیٹس WHO کی مقرر کردہ 2% لمٹ سے تجاوز نہ کریں۔ پاکستان کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈز کنٹرول اتھارٹی نے بناسپتی گھی سمیت متعدد کھانے پینے کی اشیاء میں ٹرانس فیٹ کو 2% تک محدود کیا ہے، تاہم ڈیری مصنوعات سمیت اب بھی خوراک کے بہت سے ذرائع ایسے ہیں جن میں ٹرانس فیٹ کی روک تھام کی اشد ضرورت ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین اب جانیں گے موسم کا حال۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران ملک کے میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود، جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ سب سے پہلے بات کریں گے شہید بے نظیر آباد کی۔ یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جیکب آباد میں 41، بہاول نگر چھور 40، جبکہ دادو میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔